रामापुर के एक छोटे से घर में मोहन और कविता रहते थे। मोहन की जिंदगी बहुत ही साधारण थी, लेकिन उसकी परेशानियां बहुत बड़ी थीं। मोहन, आखिर कब तक हम ऐसे ही जिंदगी जीते रहेंगे? क्या हुआ कविता, आज फिर क्यों परेशान हो? परेशान ना हो तो क्या करूं? पूरे गांव में सिर्फ हमारा ही घर है जहां महीने में मुश्किल से 15 दिन ही चूल्हा जलता है। बाकी दिनों में हमें भूखे ही सोना पड़ता है। कविता की ये बातें मोहन के दिल को चीर कर रख देती थीं, लेकिन वो अपनी मजबूरी के आगे बेबस था। कविता, तुम तो जानती हो ना, मैं दिन रात कितनी मेहनत करता हूँ। मैं अपनी पूरी ताकत लगा देता हूँ। मुझे भरोसा है एक ना एक दिन हमारा वक्त जरूर बदलेगा। लेकिन कब बदलेगा मोहन? अब कब तक दूसरों के खेतों में काम करते रहेंगे? कोई अच्छा काम क्यों नहीं ढूंढ लेते? कविता की आवाज में शिकायत नहीं बल्कि एक उम्मीद थी। मैं आपसे सोना चांदी नहीं मांगती, मैं बस इतना चाहती हूँ कि हम दोनों को पेट भर खाना मिल सके। कविता की ये बात सुनकर मोहन के अंदर कुछ बदलने लगा। उसे एहसास हुआ कि अब सिर्फ मेहनत नहीं बल्कि कुछ अलग करना जरूरी है। ठीक है कविता, अगर तुम्हें यही चाहिए तो मैं वादा करता हूँ, कल से मैं कोई नया काम ढूंढूंगा, ऐसा काम जिससे हमारी जिंदगी बदल सके। सच मोहन? हाँ, इस बार मैं हार नहीं मानूंगा। अगले दिन से मोहन ने पूरे गांव में काम की तलाश शुरू कर दी। वो हर दरवाजे पर गया, हर इंसान से मिला। अरे मोहन, हमारे पास पहले से ही लोग काम कर रहे हैं, अभी कोई काम नहीं है, कहीं और देखो। तू क्या नया काम करेगा मोहन? जा वही खेतों में काम कर। दिन गुजरते गए, लेकिन मोहन को कहीं भी काम नहीं मिला। उसके पैरों में छाले पड़ गए, चेहरे पर थकान साफ झलक रही थी, लेकिन दिल में उम्मीद अभी भी बाकी थी। क्या मेरी किस्मत कभी बदलेगी? क्या मैं कविता को वो जिंदगी दे पाऊंगा जिसकी वो हकदार है? आखिरकार थक हार कर मोहन ने एक आखिरी उम्मीद के साथ गांव के प्रधान के पास जाने का फैसला किया। उसे लगा शायद यही उसकी जिंदगी का मोड़ साबित हो। राम राम भैया, क्या प्रधान जी घर पर हैं? कौन हो तुम? मेरा नाम मोहन है, मुझे प्रधान जी से कुछ काम था। नौकर अंदर जाता है। चलो, बुलाया है, लेकिन जल्दी बोलना, प्रधान जी के पास ज्यादा समय नहीं है। प्रणाम प्रधान जी। प्रणाम मोहन, हाँ बताओ क्या बात है? प्रधान गांव का एक समझदार व्यक्ति माना जाता था, हालांकि उसके फैसलों में हमेशा ताकतवर लोगों का पलड़ा भारी रहता था। प्रधान जी, मैं कई दिनों से काम की तलाश कर रहा हूँ, लेकिन कहीं भी काम नहीं मिल रहा। आपकी मदद चाहिए। मैंने तुम्हें खेतों में काम करते देखा है, तुम मेहनती लगते हो। ठीक है मोहन, समझ लो तुम्हारे बुरे दिन खत्म हुए। मुझे अपने ईंट भट्टे के लिए एक मेहनती आदमी चाहिए। सच में प्रधान जी? हाँ, आज से तुम वहीं काम करोगे, मेहनत करोगे तो कमाई भी अच्छी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान जी, आपने मेरी जिंदगी बदल दी। मोहन के चेहरे पर कई दिनों बाद खुशी आई थी। उसे लगा जैसे उसकी जिंदगी ने एक नया मोड़ ले लिया है। मोहन ने उसी दिन से काम शुरू कर दिया। सुबह से शाम तक वो बिना रुके काम करता। आज तो बहुत ज्यादा काम हो गया, लेकिन मेहनत का फल जरूर मिलेगा। पूरा दिन काम करने के बाद मोहन का शरीर थक चुका था, लेकिन उससे भी ज्यादा उसे परेशान कर रही थी उसकी भूख। उसने सुबह से कुछ भी नहीं खाया था। रास्ते में चलते चलते अचानक उसकी नजर एक ढाबे पर पड़ी। वो ढाबा था बलराम का मशहूर ढाबा। शायद आज यहीं खाना खा लेता हूँ। अरे ओ भाई, क्या चाहिए? भैया, जल्दी से गर्मा गर्म दाल और रोटियां लगा दो, और थोड़ा चावल भी। ठीक है, अभी लाता हूँ। कुछ देर बाद खाना आता है। मोहन ने जैसे ही खाना देखा, उसकी आंखों में चमक आ गई। वाह, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, आज तो मजा आ जाएगा। वो हर निवाले के साथ जैसे अपनी भूख मिटा रहा था। उसने कुछ ही मिनटों में पूरी थाली साफ कर दी। आज तो पेट भर गया। भैया, कितने पैसे हुए? कुल मिलाकर 700 रुपए हुए। ये सुनते ही मोहन चौंक जाता है। क्या
700 रुपए? हाँ, 700 रुपए। क्यों, सुनाई नहीं दिया क्या? भैया, ये तो बहुत ज्यादा है। दाल रोटी और चावल के इतने पैसे? ओए, ये कोई साधारण ढाबा नहीं है, ये बलराम का ढाबा है। तभी बलराम आता है। क्या हुआ नंदू? भैया, इसने खाना तो खा लिया, अब पैसे देने में नाटक कर रहा है। क्यों रे, जब पैसे नहीं थे तो यहाँ खाने क्यों आया? मुझे नहीं पता था कि यहाँ इतना महंगा खाना मिलता है। मेरे पास अभी इतने पैसे नहीं हैं। तो क्या यहाँ मुफ्त में खाना मिलेगा? भैया, मेरे पास अभी 100 रुपए है, आप रख लीजिए। बाकी पैसे मैं कुछ दिनों में दे दूंगा। अरे, ये कोई उधार की दुकान है क्या? लगता है भिखारी गलत जगह आ गया। अब बात सिर्फ पैसों की नहीं रह गई थी, ये बात मोहन के आत्मसम्मान पर आ गई थी। भैया, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? मैं भिखारी नहीं हूँ। चुप, भिखारी है तू। तेरी औकात क्या है यहाँ खाने की? नंदू, देख क्या रहा है, मारो इसे। दोनों मिलकर मोहन को पीटने लगते हैं। लोग खड़े होकर तमाशा देखते रहे, लेकिन किसी ने भी मोहन को बचाने की कोशिश नहीं की। निकल जा यहाँ से और दोबारा इस ढाबे के आसपास दिखा तो। मोहन रोते हुए उठता है। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उससे ज्यादा दर्द उसके दिल में था। मोहन धीरे धीरे वहां से निकलता है। मैंने ऐसा क्या गलत किया? उस दिन मोहन सिर्फ भूखा नहीं था, बल्कि वो अंदर से टूट चुका था। उसे समझ आ गया था कि इस दुनिया में गरीब होना सबसे बड़ा अपराध है। मोहन की हालत देखकर कविता के होश उड़ जाते हैं। ये क्या हालत बना लिया आपने? किसने किया ये सब? कुछ नहीं, बस किस्मत ने मजाक कर दिया। मुझसे सच मत छुपाइए, बताइए किसने आपको मारा? मोहन ने कविता को ढाबे पर हुई सारी घटना बता दी। कैसे उसने खाना खाया, कैसे उससे ज्यादा पैसे मांगे गए और कैसे उसे सबके सामने अपमानित करके पीटा गया। उन लोगों की इतनी हिम्मत, उन्होंने आपको मारा और कोई कुछ नहीं बोला? वहां बहुत लोग खड़े थे, लेकिन सब तमाशा देख रहे थे। ये सुनकर कविता का दिल और भी टूट गया। नहीं, ये गलत हुआ है, हम इसके खिलाफ आवाज उठाएंगे। लेकिन कौन सुनेगा हमारी बात? प्रधान जी, वो जरूर हमारी मदद करेंगे। मोहन के मन में थोड़ी सी उम्मीद फिर से जगी। सुबह होते ही मोहन और कविता प्रधान के घर पहुंच गए। हाँ मोहन, क्या बात है? प्रधान जी, कल मेरे साथ बहुत गलत हुआ। मोहन पूरी घटना बताता है। मोहन की हर बात में दर्द था और कविता की आंखों में आंसू। प्रधान जी, आप ही बताइए, क्या ये सही है? क्या किसी गरीब को इस तरह पीटना ठीक है? प्रधान थोड़ा सोचता है, फिर बोलता है, देखो कविता, इसमें गलती बलराम की नहीं। ये सुनकर मोहन और कविता दोनों चौंक जाते हैं। क्या? प्रधान जी, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? मैं सच कह रहा हूँ। पूरे गांव को पता है कि बलराम के ढाबे का खाना महंगा है। प्रधान के शब्द मोहन के दिल में तीर की तरह चुभ रहे थे। अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं थे तो वहां खाना खाने क्यों गए? मोहन चुप हो जाता है, उसकी आंखें झुक जाती हैं। तो क्या इसका मतलब ये है कि उन्हें मारने का हक मिल लिया? नहीं, मारना गलत था। मैं इस बारे में उनसे बात करूंगा। लेकिन प्रधान की बातों में वो सच्चाई नहीं थी जिसकी उम्मीद मोहन और कविता कर रहे थे। हमें आपसे यही उम्मीद थी। दोनों वहां से बाहर निकल जाते हैं। आज मोहन को सिर्फ ढाबे पर ही नहीं, बल्कि न्याय के दरवाजे पर भी हार मिली थी। अब क्या करेंगे? मोहन कुछ देर चुप रहता है, फिर अचानक उसकी आंखों में गुस्सा आ जाता है। नहीं, अब मैं चुप नहीं बैठूंगा। मतलब? अगर आज मैं चुप रहा तो ये हर गरीब के साथ होता रहेगा। मोहन के अंदर अब दर्द की जगह गुस्से ने ले ली थी। मैं उन्हें दिखाऊंगा कि गरीब भी अगर ठान ले तो सब कुछ बदल सकता है। लेकिन आप क्या करेंगे? आप जानते हैं ना बलराम कितना ताकतवर है। ताकत सिर्फ पैसे से नहीं होती कविता, हिम्मत भी बहुत बड़ी ताकत होती है। ये वही पल था
जब एक टूटा हुआ इंसान एक मजबूत इरादे में बदल रहा था। मोहन गुस्से में घर से बाहर निकलता है। कहाँ जा रहे हो? मोहन बिना जवाब दिए आगे बढ़ जाता है। कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे रास्तों पर ले जाती है जहां से वापस आना आसान नहीं होता, और मोहन अब उसी रास्ते पर चल पड़ा था। उसके कदम खुद ब खुद आगे बढ़ते जा रहे थे, और कब वो गांव से दूर एक घने जंगल के पास पहुंच गया, उसे खुद भी पता नहीं चला। मैं यहाँ कैसे आ गया? लेकिन अब उसके पास वापस जाने की ताकत नहीं बची थी। वो एक पेड़ के नीचे बैठ गया। मैं इतना कमजोर क्यों हूँ? क्यों हर बार मुझे ही अपमान सहना पड़ता है? उसके मन में हजारों सवाल उठ रहे थे, और हर सवाल के साथ उसका गुस्सा और बढ़ता जा रहा था। कुछ देर बाद अचानक पीछे से एक आवाज आती है। काफी देर से देख रहा हूं, तुम यहाँ बैठे हो और बहुत परेशान लग रहे हो। मोहन चौंक जाता है, इधर उधर देखने लगता है। कौन है? सामने आओ। डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। तुम कौन हो और इतनी रात को इस जंगल में क्या कर रहे हो? ये सवाल तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए। तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? मेरा नाम मोहन है। मैं बस यूं ही चला आया। साधु ने मोहन के चेहरे को गौर से देखा। उसकी आंखों में दर्द साफ दिखाई दे रहा था। तुमने आज कुछ खाया नहीं है, बहुत भूखे हो, है ना? मोहन चौंक जाता है। तुम्हें कैसे पता? तुम्हारे चेहरे से। साधु अपने हाथ से इशारा करता है, और अचानक उसके हाथ में एक थाली आ जाती है। ये देखकर मोहन की आंखें हैरानी से फैल गईं। लो, पहले खाना खा लो, फिर आराम से बात करेंगे। मोहन थाली को देखता है, उसके हाथ कांप रहे हैं। ये कैसे संभव है? जैसे ही वो खाना उठाने लगता है, अचानक रुक जाता है। नहीं, मुझे नहीं चाहिए। क्यों? मैं जानता हूं, पहले खाना खिलाते हो, फिर पैसे मांगते हो, और जब पैसे नहीं होते तो अपमान करते हो। मोहन के दिल पर लगी चोट अब उसके डर में बदल चुकी थी। मैं तुमसे कोई पैसे नहीं मांगूंगा, तुम आराम से खाना खाओ। मोहन धीरे धीरे खाना उठाता है और खाने लगता है, हर निवाले के साथ, जैसे उसका दर्द थोड़ा थोड़ा कम हो रहा था। अब बताओ, तुम इतनी गहरी सोच में क्यों डूबे हुए थे? मोहन ने ढाबे पर हुई अपनी बेइज्जती, प्रधान की बेरुखी और अपने टूटे हुए आत्मसम्मान की पूरी कहानी उस युवक को सुना दी। तुम्हें पता है तुम कहाँ बैठे हो? जंगल में। नहीं, ये साधारण जंगल नहीं है, ये भूतिया जंगल है। मोहन डर जाता है। क्या? डरो मत, यहाँ कोई भूत प्रेत नहीं रहते। हम साधुओं की संतान हैं और इस जंगल में रहते हैं, दुनिया से दूर। मोहन धीरे धीरे शांत हुआ। तुम्हारी कहानी सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। बताओ, तुम क्या चाहते हो? मैं एक ऐसा ढाबा खोलना चाहता हूं जहां कोई भी गरीब भूखा न सोए, जहां सबको सम्मान के साथ खाना मिले। मोहन की ये बात सुनकर साधु के चेहरे पर एक अलग ही चमक आ गई। बहुत कम लोग होते हैं जो अपने दुख से दूसरों का भला सोचते हैं। साधु अपना हाथ आगे बढ़ाता है और अचानक उसके हाथ में एक बड़ी चमकदार थाली आ जाती है। ये एक जादुई थाली है। इस थाली के सामने खड़े होकर तुम जिस भोजन का नाम लोगे, वो भोजन अपने आप इसमें आ जाएगा। मोहन हैरानी से उसे देखता है। सच में? लेकिन एक शर्त है, तुम कभी भी गरीबों से ज्यादा पैसे नहीं लोगे, और जिस दिन तुमने लालच किया उस दिन इस थाली का जादू खत्म हो जाएगा। ये सिर्फ एक तोहफा नहीं था, बल्कि एक परीक्षा थी। मैं वादा करता हूं, मैं कभी लालच नहीं करूंगा। मुझे तुम पर भरोसा है। और अगले ही पल वो साधु गायब हो गया। अब सब बदल जाएगा। आज मोहन के हाथ में सिर्फ एक जादुई थाली नहीं थी, बल्कि उसकी किस्मत बदलने का मौका था। कविता,
देखना अब सब कुछ बदलने वाला है। क्या बदलने वाला है? तुम खुद देख लो। मोहन कमरे के अंदर जाता है, थाली को जमीन पर रखता है। थाली, मुझे दाल मखनी, मत्थन वाली रोटियां और चावल चाहिए। अचानक थाली चमकती है और कुछ ही पलों में वो स्वादिष्ट व्यंजनों से भर जाती है। ये सच है? मैंने कहा था ना, अब हमारी जिंदगी बदल जाएगी। उस दिन मोहन और कविता ने मिलकर एक बड़ा फैसला लिया। हम अपने ही घर में ढाबा खोलेंगे। घर में? हाँ, इस तरह इस थाली का राज भी किसी को पता नहीं चलेगा और हम गरीबों की मदद भी कर पाएंगे। और उसी दिन मोहन का छोटा सा घर एक ढाबे में बदल गया। लेकिन इस ढाबे की सबसे खास बात थी, यहाँ सिर्फ 10 रुपए में भरपेट खाना मिलता था। कुछ देर बाद एक गरीब आदमी ढाबे पर आता है। भैया आइए, आज ही हमारा ढाबा खुला है। क्या मिलेगा यहाँ खाने को? जो भी आपका मन करे। तो मुझे दाल मखनी और रोटियां दे दो। मोहन अंदर जाता है, थाली से खाना निकाल कर लाता है। कुछ ही पलों में गर्मा गर्म खाना उस आदमी के सामने था। वाह, ऐसा स्वाद तो मैंने कहीं नहीं खाया। कितना है ये थाली? बस 10 रुपए दीजिए। क्या, सिर्फ 10 रुपए? हाँ, और जब भी मन करे आ जाइए। वो आदमी खुशी खुशी वहां से गया और पूरे गांव में मोहन के ढाबे की चर्चा करने लगा। कुछ ही दिनों में मोहन का ढाबा गांव का सबसे लोकप्रिय ढाबा बन गया। भाई, यहाँ का खाना तो लाजवाब है और सिर्फ 10 रुपए में। अब सिर्फ गरीब ही नहीं बल्कि अमीर लोग भी वहां खाने आने लगे। ये क्या हो रहा है? आजकल कोई हमारे ढाबे पर क्यों नहीं आ रहा? भैया, वो मोहन, उसने नया ढाबा खोला है। मोहन? वही भिखारी? हाँ भैया, वो सिर्फ 10 रुपए में खाना दे रहा है। बलराम चौंक जाता है। क्या? ये कैसे हो सकता है? अब ये सिर्फ एक ढाबे की बात नहीं थी बल्कि बलराम के अहंकार की भी बात थी। कुछ तो गड़बड़ है। इतने कम पैसे में कोई इतना अच्छा खाना कैसे दे सकता है? मुझे भी यही लग रहा है। हमें इसका राज पता लगाना होगा। और उसी दिन से बलराम और नंदू ने मोहन पर नजर रखना शुरू कर दिया। दिन बीतते गए लेकिन उन्हें कुछ भी समझ नहीं आया। भैया, 15 दिन हो गए लेकिन कुछ पता नहीं चला। अब हमें सीधे उससे पूछना पड़ेगा। एक दिन रास्ते में मोहन अकेला जा रहा है। अरे मोहन, कहाँ जा रहा है? तुम लोग? बहुत बड़ा आदमी बन गया ना तू। मैं बस अपना काम कर रहा हूँ। सीधे सीधे बता दे, इतना सस्ता खाना कैसे दे रहा है? ये मेरा राज है। बस यही बात बलराम को आग की तरह लग गई। नंदू, इसे पकड़ो। दोनों मिलकर मोहन को पकड़ लेते हैं। मुझे छोड़ दो। दोनों उसे मारने लगते हैं। मोहन फिर से उसी दर्द से गुजर रहा था लेकिन इस बार वो टूट नहीं रहा था। ठीक है, बताता हूँ। मोहन उन्हें जादुई थाली के बारे में सब बता देता है। तो ये बात है। अब तो हम अमीर बन जाएंगे। चल, हमें उस थाली के पास ले चल। तो यही है वो जादुई थाली। आज से हमारी किस्मत बदलने वाली है। थाली, मुझे सोने के गहने और ढेर सारे पैसे दे। कुछ पल बीतते हैं लेकिन कुछ नहीं होता। अरे, कुछ हुआ ही नहीं। शायद ये सिर्फ खाने की चीजें देती है। तो खाना ही मांग कर बेच देंगे। दोनों फिर कोशिश करते हैं। थाली, मुझे देसी घी की पूरी और मिठाई दे। लेकिन थाली बिल्कुल शांत थी, जैसे उसे इन दोनों की नीयत समझ आ गई हो। तभी कविता अंदर आती है। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। यहाँ से चले जाओ, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। दोनों एक दूसरे को देखते हैं और वहां से निकल जाते हैं। लेकिन उनके दिमाग में अब एक खतरनाक योजना बन चुकी थी। भैया, अगर वो थाली हमारे काम की नहीं तो हम उसे किसी और के भी काम की नहीं रहने देंगे। मतलब? हम उसके खाने में जहर मिला देंगे,
फिर कोई उसके ढाबे पर नहीं आएगा। वाह, क्या दिमाग लगाया है। और यहीं उन्होंने एक बहुत बड़ा पाप करने का फैसला कर लिया। मोहन का ढाबा हमेशा की तरह लोगों से भरा हुआ था। बलराम और नंदू चुपके से खाने में जहर मिलाने को मोहन का घर आता है। रुको! सब चौंक जाते हैं, पीछे मुड़ते हैं। गांव का प्रधान पुलिस के साथ खड़ा है। गिरफ्तार कर लो इन दोनों को। पुलिस तुरंत बलराम और नंदू को पकड़ लेती है। प्रधान जी, ये क्या कर रहे हैं आप? तुम दोनों मोहन के खाने में जहर मिलाने की जो बातचीत कर रहे थे, मैंने वो सुन ली है। आज सच्चाई सबके सामने आ चुकी थी। मुझे माफ कर दो मोहन, मैं लालच में अंधा हो गया था। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मोहन कुछ पल चुप रहता है। ये वही लोग थे जिन्होंने उसे कभी अपमानित किया था। आज वही लोग उसके सामने हाथ जोड़कर खड़े थे। तुमने जो किया वो बहुत गलत था, लेकिन अगर तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है तो मैं तुम्हें माफ करता हूं। मोहन ने उस दिन सिर्फ अपने दुश्मनों को माफ नहीं किया, बल्कि ये साबित कर दिया कि असली ताकत बदले में नहीं बल्कि माफ करने में होती है। मोहन, मैंने भी उस दिन तुम्हारा साथ नहीं दिया, मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं प्रधान जी, अब सब ठीक है। उस दिन के बाद बलराम और नंदू को उनकी सजा मिल गई और उन्होंने अपनी गलती से सबक भी सीखा। और मोहन आज भी अपने ढाबे पर हर गरीब को सिर्फ 10 रुपए में भरपेट खाना खिलाता है, सम्मान के साथ, प्यार के साथ।